आज हमें बात करनी है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल के ऊपर। आवाज़ और वीडियो क्लियर है? आपके पास आ रहा है आवाज़ और वीडियो? वॉल्यूम और वीडियो सही आ रही है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर के ऊपर बात करनी है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल के ऊपर है, वो हमें देखना है कि किस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो नॉर्मली आप देखिएगा कि जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई जाती है, जो भी संरचना होती है, वो सबसे बाहरी आवरण होता है, वो किसके द्वारा होता है? सेल वॉल के द्वारा। यानी कि यहाँ पर जो संरचना पाई जाएगी वो कैसी होगी कि कोशिका भीति के द्वारा है, वो आपकी स्ट्रक्चर होती है, वो यहाँ पर बनी हुई होती है। तो कोशिका भीति के द्वारा है, वो आपका यहाँ पे इंटायर रहेगा, सबसे बाहरा आवरण रहेगा। और ये जो कोशिका भीति यहाँ पर पाई जाती है वो क्या होती है? दो परतों के द्वारा बनी हुई होती है। ठीक है, ये कोशिका भीति दो परतों के द्वारा बनी होती है। जिस दो परतों की बात हम कर रहे हैं, नॉर्मली देखिए उस परत को हम यहाँ पर, जो बाहरी परत होती है वो तो आपकी यहाँ पर सेल वॉल कहलाती है, और जो अंदर की परत यानी कि आउटर जो लेयर होती है वो तो आपकी क्या कहलाती है? सेल वॉल कहलाती है। और जो अंदर की लेयर होती है वो आपकी क्या कहलाती है? यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। यानी कि बाहर की तरफ पाई जाने वाली कोशिका भीति और अंदर की तरफ पाई जाने वाली क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली के नाम से है, वो यहाँ पर जानी जाती है। अब नॉर्मली देखिए कि जो आपकी यहाँ पर सेल वॉल पाई जाएगी, जो आउटर लेयर की होती है, यानी ये सेल वॉल किस तरह की बनी होती है? तो ये जो निर्जीव पदार्थ होते हैं, यानी कि नॉन लिविंग मटेरियल से बनी हुई होती है, नॉन लिविंग होती है। और साथ साथ में ये कैसी होती है? कठोर प्रकार की, यानी कि हार्ड प्रकार की ये लेयर होती है, वो हमें देखने को मिलती है। अब सबसे पहले देखिए कि जो हमारे पास सेल वॉल पाई जाती है, जो यहाँ पे सेल वॉल आपको देखने को मिलती है, इसके बारे में सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट थे आपके, वो कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था? यहाँ पे कोशिका भीति के बारे में बताया था, और वो भी 1965 के अंदर। 1965 के अंदर उन्होंने सेल वॉल को, यानी कोशिका भीति को क्या देखा था? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से वो देखा था। और ये क्या होते हैं कि जो आपकी सेल वॉल यहाँ पर पाई जाती है, वो ओनली कहाँ पर पाई जाती है? प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। यानी पादपों के अंदर आपकी सेल वॉल होती है, वो यहाँ पर पाई जाती है। लेकिन यदि हम यहाँ पर अपनी बात करें, एनिमल की बात करते हैं, तो सेल वॉल जो यहाँ पर होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। यानी यहाँ पर सेल वॉल होती है, वो कैसी होती है? अनुपस्थित होती है, यहाँ पर नहीं पाई जाती है। अब उसके बाद में देखिए कि कुछ पादपों के अंदर ये बाहरी आवरण होता है, वो हमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है कि प्लांट के अंदर जो सेल वॉल आपकी पाई जाती है, वो यहाँ पर किसकी बनी होती है? फाइब्रिल की बनी हुई होती है। किसकी देखने को मिलती है? आपकी फाइब्रिल की यहाँ पर देखने को मिलती है। और वो कैसे होते हैं? अत्यंत धागे नुमा संरचना के रूप में पाई जाती है। छोटे छोटे महीन संरचना या स्ट्रक्चर होती है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और इन धागों की लंबाई के अंदर यदि हम बात करते हैं, तो ये धागे आपके 100 से लेकर 200 एंगस्ट्रॉम लंबे व्यास के पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि ये सेल वॉल होती है, वो फाइब्रिल की बनी हुई होती है। फाइब्रिल की बने होने के कारण अत्यंत धागे नुमा संरचना होती है, वो पाई जाती है। और 100 से लेकर 200 एंगस्ट्रॉम व्यास की इसकी स्ट्रक्चर होती है, वो हमें यहाँ पर देखने को
मिलती है। हाँ सर, कुछ बोल रहे थे? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। क्या होता सर, आपकी आवाज के आगे सिग्नल आ रहा था बार बार, तो फिर नहीं 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 नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो लंबाई आपकी मिलेगी वो 100 से यहाँ पे 200 एंगस्ट्रॉम का व्यास होता है, वो यहाँ पर पाया जाता है। सेल वॉल होता है वो फाइब्रिल का बना होता है, और अत्यंत यानी कि छोटे तागे, यानी जो फाइबर निकले रहते हैं, रेसे निकले रहते हैं, उनके समान आपकी स्ट्रक्चर होती है, वो यहाँ पर पाई जाती है। कई बार आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो सेल वॉल होती है, जो यहाँ पे सेल वॉल पाई जाती है, वो सेल वॉल कैसी होती है? सेलुलोज की भी बनी हुई होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी हुई है, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और सेलुलोज के साथ साथ कभी कभी ये किसकी बनी हो सकती है? हेमी सेलुलोज के रूप में आपका स्ट्रक्चर होती है, वो भी देखने को मिलती है। यानी सेलुलोज के रूप में भी हो सकती है, हेमी सेलुलोज के रूप में भी हो सकती है, और साथ साथ में ये कैसी होती है? पैक्टिन के द्वारा है, वो भी बनी हुई होती है। तो इसकी बात करें तो ये हमारे पास कैसी संरचना होती है? हेमी सेलुलोज के रूप में आपकी संरचना होगी, और यहाँ पे सेलुलोज के रूप में भी हो सकती है, पैक्टिन के रूप में है, वो भी आपकी कोशिका भित्ति है, वो यहाँ पर पाई जाती है। इसके साथ साथ कभी कभी सेल वॉल के ऊपर आपका लिग्निन जो होता है, जो आपका यहाँ पे लिग्निन पाया जाता है, वो लिग्निन का डिपोजिशन है, वो भी आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ सेलुलोज में और क्या पाया जा सकता है? जैसे यहाँ पर आपका पेपिडो ग्लाइकोन जो होता है, वो भी आपका देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे म्यूरामिक एसिड होता है, यानी म्यूरामिक अम्ल पाया जाता है, वो भी आपका कहाँ पर मिलता है? कोशिका भित्ति के अंदर देखने को मिलता है। और ये कोशिका भित्ति होती है वो किन किन के अंदर पाई जाती है? तो ओनली पादपों के अंदर आपकी कोशिका भित्ति होती है, वो ये देखने को मिलती है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखिए ये चीज तो हमने देख ली कि सेलुलोज की, हेमीसेलुलोज की, पैक्टिन की, लिग्निन की, पेप्टाग्लाइकोन की, म्यूरामिक एसिड की बनी हुई होती है। उसके साथ साथ ये इसके अंदर फाइब्रिल नामक यानी धागे नुमा संरचना होती है, वो भी आपको देखने को मिलती है। प्लांट के अंदर पाई जाती है, एनिमल के अंदर ये नहीं मिलती है। इसके बारे में बताने वाले रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने 1965 के अंदर इसके बारे में है वो यहाँ पर क्या था? बताया था। अब देखिए जो सेल वॉल हमारी मिलेगी यानी कोशिका भित्ति होती है, वो आपको 4 परतों के रूप में, यानी कि यहाँ पर जो संरचना बनेगी वो कैसी होती है? 4 लेयर के रूप में आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर होती है, वो देखने को मिलती है। यानी 4 भागों के द्वारा आपको ये देखने को मिलेगी। उसमें से सबसे पहले जो लेयर होती है वो आपकी यहाँ पे क्या पाई जाती है? प्राइमरी सेल वॉल होती है, वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल के साथ साथ आपके अंदर यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो भी यहाँ पर पाई जाती है। सेकेंडरी सेल वॉल के साथ साथ आपका यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? टर्सरी सेल वॉल होती है, वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब इस टर्सरी सेल वॉल के साथ साथ आपका यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो आपकी मिडल लेयर होती है, या फिर जो यहाँ पे मिडल लेमिला होता है, वो भी यहाँ पर पाया जाता है। अब देखिए नॉर्मली जो स्ट्रक्चर होगी सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है, ओ द्वितीयक कोशिका भित्ति भी होती है, तृतीयक कोशिका भित्ति भी होती है, और मध्य पटलिका, यानी इसकी बात करें तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? मध्य पटलिका बोलते हैं। ये क्या कहलाती है? तृतीयक कोशिका भित्ति कहलाती है। ये हमारे पास द्वितीयक कोशिका भित्ति कहलाती है, और ये हमारे पास कैसी कहलाती है? प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है। उसकी संरचना आपको नॉर्मली यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये तो हुआ आपका सेल वॉल का कि किस तरह से सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा।
सेल वॉल किन किन भित्तियों के द्वारा, किन किन कंपोजिट पदार्थों के द्वारा बनी होती है, इनके ऊपर हमने बातें हैं वो की। तो सबसे पहले देखिए सेल वॉल के जो 4 लेयर होती है, 4 प्रकार की ये परतें इसके अंदर पाई जाती है और इन 4 परत के द्वारा मिलकर ही क्या बनाती है, हमारी कोशिका भित्ति होती है वो बनी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल के ऊपर बात करेंगे कि हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल है वो किस तरह से देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए जो आपका यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल पाया जाएगा वो कैसा होगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि यह परत होती है वो सबसे पहले डेवलपमेंट होती है, सबसे पहले बनने वाली लेयर होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। इसके साथ साथ यहाँ से आपको क्या होगा, कुछ जीव द्रव्य होते हैं यानी साइटोप्लाज्म जो होता है, जीव द्रव्य का स्त्रावण किया जाता है, यानी जीव द्रव्य का क्या किया जाता है, यहाँ पे सीक्रेशन होता है वो किया जाता है। जब सीक्रेशन किया जाता है तो स्किन आपको क्या देखने को मिलती है, यहाँ पर ये लेयर होती है वो कोमल होती है। कोमल के साथ साथ में ये आपका क्या होती है, इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब है ये जो लेयर बनेगी आपकी वो कैसे मिलती है, आपको ललचीली लेयर होती है वो आपको देखने को मिलती है। जब ललचीली लेयर देखने को मिलेगी तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सूक्ष्म फाइब्रिल होते हैं यानी कि सूक्ष्म धागे नुमा संरचना होती है वो यहाँ पर नहीं पाई जाती, यानी सूक्ष्म धागे नुमा संरचना होती है वो आपको यहाँ पर एब्सेंट मिलती है। ठीक है, और इसी लेयर के नीचे की तरफ कौन होता है आपका, जो यहाँ पर पाई जाने वाली सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता है, यानी कि इसी प्राथमिक कोशिका से किसका निर्माण होता है, द्वितीयक कोशी भित्ति का निर्माण है वो होता है। और यह द्वितीयक भित्ति से क्या होती है, यानी कि द्वितीय भित्ति या क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर कि यह लेयर प्राइमरी से क्या होती है, आपकी पतली होती है, यानी बहुत ही ये प्रकार की क्या होती है, थिक प्रकार की लेयर होती है वो हमारे पास कैसी बनती है, प्राइमरी सेल वॉल बनती है। तो याद रखना इससे पदार्थों का सीक्रेशन भी किया जाता है, कोमल होती है, इलास्टिक प्रकार की होती है, इसमें कोई भी सूक्ष्म धागे नुमा संरचना होती है वो नहीं पाई जाती। साथ साथ में यहाँ से हमारे पास क्या होती है, एक पतली सेल वॉल का निर्माण है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है। एक चीज पूछना चाहूंगा मैं आपसे यहां से कि अब मैं आपको बोलूंगा भी और साथ साथ में इस तरह से लिखता भी रहूंगा ताकि आप अपने नोट्स हैं वो खुद से तैयार कर सकें। जो भी इंपॉर्टेंट होगा, ज्यादा लाइनें होंगी तो मैं उसको शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन साथ में लिखता रहूंगा तो आपका अपना नोट्स होता है वो भी आपका कंफर्म होता रहेगा। ये सही है या फिर सीधा समझाता रहूं? ओके नहीं पूछा है जी मैंने आपसे, मैंने ये पूछा है कि ये मेथड सही रहता है या फिर जो सीधा समझाने वाला मेथड था जैसे जेनेटिक्स में हमने किया था वो सही रहता है। ओके, तो मेरे को ही पता है कि अब मैं जो कराऊंगा वो तो आपको करना पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वाह, आज तो प्योर हिंदी ये वाला अब समझ में आ गया जी मेरे। चलिए अब हमने क्या है, प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण है वो कर लिया है। अब बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर कि प्राथमिक भित्ति के साथ साथ में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक द्वितीयक भित्ति होती है वो भी यहाँ पर पाई जाती है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो हमें यहाँ पर किसके बारे में बात करनी है, अपने सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है उसके ऊपर है वो हमें बात करनी है, किस तरह की सेल वॉल है वो पाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए कि प्राइमरी भित्ति के द्वारा अन्य पदार्थ का डिपोजिशन के द्वारा क्या बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जब हमारे पास क्या होगा,
कि प्राइमरी कोशिका भित्ति पर अन्य पदार्थों का डिपोजिशन हो, अन्य पदार्थों के जब इसके ऊपर स्तूलन यानी डिपोजिशन को हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, स्तूलन लिखते हैं। तो स्तूलन होता है तो किसका निर्माण करते हैं, हमारे पास यहां पे सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण है वो किया जाता है। यानी सेकेंडरी सेल वॉल किससे बनती है, प्राथमिक भित्ति के ऊपर कुछ पदार्थों का स्तूलन हो जाता है, जो क्या हो जाता है, हमारा द्वितीयक कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। और इसके ऊपर हमारे पास क्या देखने को मिलेंगे, सूक्ष्म फाइब्रिल होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी छोटे छोटे धागे नुमा संरचना होगी वो आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा। और ये सूक्ष्म धागे नुमा संरचना क्या करती है, 4 से 10 माइक्रो मोटी क्या कर देते हैं, परत का निर्माण कर देते हैं। ये क्या करते हैं, यहां से 4 से 10 माइक्रो मोटी परत होती है, उसका निर्माण इन सूक्ष्म फाइब्रिल के साथ है वो यहां पर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए कि जो सेकेंडरी यानी जो द्वितीयक सेल वॉल बनी है, ये सेल वॉल हमारे पास क्या कहती है, 3 प्रकार की पाई जाती है। यानी कि द्वितीयक सेल वॉल हमारे पास क्या देखने को मिलती है, 3 प्रकार की देखने को मिलती है। और ये 3 प्रकार की कौन सी होती है, सबसे पहले S1 होता है, यहां से मैं आगे की तरफ बात कर रहा हूं, सबसे पहले S1 होगा, फिर हमारे पास S2 होगा, और फिर हमारे पास कैसा होता है, S3 परत होती है वो यहां पर पाई जाती है। तो 3 प्रकार की परत है, कौन कौन सी परत है वो देखिए कि S1 परत होती है वो हमारे सबसे बाहरी भाग यानी आउटर क्षेत्र के ऊपर बनती है, सबसे बाहरी आउटर होगी। उसके बाद में S2 होती है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो मिडल लेयर होती है वो होती है। उसके बाद में S3 होता है, उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपकी जो यहाँ पर पाई जाने वाली इनर लेयर होती है वो यहाँ पर पाई जाती है। तो देखिए S1 लेयर होती है वो आपकी सबसे बाहरी आवरण होता है, S2 होता है वो मिडल का आवरण होता है, S3 होता है जो लास्ट ही लास्ट नीचे की तरफ आवरण पाया जाता है वो यहाँ पर होता है। अब देखिए ये तीनों आवरण के द्वारा हमें क्या देखने को मिलता है कि जो आपका यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि यह कौन, ये तीनों किसके द्वारा लगी रहती है कि यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या रहती है, चिपकी हुई रहती है। कौन, S1, S2 और S3, ये तीनों चिपकी हुई रहती है। सबसे पतली परत होती है, ये हमने यहाँ पर भी बातें की थी कि सेकेंडरी जो सेल वॉल बनती है वो हमारे पास कैसी बनती है, एक पतली प्रकार की लेयर होती है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये पतली प्रकार की होगी, और पतली के साथ साथ इसको हम बोल सकते हैं कि ये महीन परत के रूप में एकदम धागे नुमा संरचना होती है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब यदि यहाँ पर हम बात करें कि ये तीनों लेयर काम क्या करती है, तो काम इनका कुछ ही नहीं है, बस ये यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम है वो करती है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा कि यांत्रिक सहायता प्रदान करने का काम है वो ये करेगा। और इनको क्या है, जो फिजिकली और केमिकली गुणों के आधार पर हम अलग कर सकते हैं। इनको किस किस के आधार पर, जैसे भौतिक के आधार पर, भौतिकीय के आधार पर, या फिर हम इसको रासायनिक प्रकृति के आधार पर, रासायनिक और भौतिक के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इसको पहचाना जा सकता है। इनको क्या कर जा सकता है, पहचाना जा सकता है। किसके आधार पर, अपने भौतिकीय और रासायनिक मेथड के द्वारा है वो हम इसको अलग अलग पहचान सकते हैं कि ये काम क्या करते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे ये स्टेब्लिश करते हैं, उन सभी के रूप में है वो हम क्या देखते हैं, S1, S2 और S3 की लेयर होती है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, साथ साथ में लिख भी रहे हो, तो कुछ जल्दबाजी स्पीड में कुछ हो मेथड तो बता दीजिएगा।
साथ साथ में लिखा तो जा रहा है ना, इतनी जो आराम से मैं इतनी मान लो कि 20-30 की स्पीड में चल रहा हूँ, साथ साथ में लिखा तो जा रहा होगा। ठीक है, चलिए ये तो हुआ हमारा सेकेंडरी सेल वॉल कि हमारे पास जो द्वितीयक सेल वॉल बनेगी वो किस तरह से होती है, कैसे पाई जाती है, उनके बारे में हमने देखा। अब बात करते हैं आगे सेकेंडरी टर्सरी के ऊपर कि जो हमारे पास सेल वॉल होती है वो कैसे मिलेगी। यहाँ पे 3 नंबर की होती है, जैसे हम अपना टर्सरी क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं। अब नॉर्मली देखिए जो टर्सरी सेल वॉल आपका मिलेगा वो किस तरह से मिलता है। तो यहां पर जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, एक जाइलेन नाम का, यानी कि इस पदार्थ का जाइलोन नामक पदार्थ होता है। एक जाइलेन नामक पदार्थ यहां पर पाया जाता है जो क्या करता है, आपका निर्माण करता है। तो ये तीसरी जो तृतीयक सेल वॉल है वो किसके बनी होती है, जाइलोन नामक पदार्थ होता है, इससे बनी होती है। और ये क्या होता है हमारा कि ये प्रत्येक कोशिका में नहीं पाया जाता। ये क्या होता है, प्रत्येक सेल वॉल में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये प्रत्येक सेल वॉल जो भी होती है उनके अंदर नहीं पाया जाता है। और इसके साथ साथ सबसे पहले देखिए कि जो आपके पास यहां पर एंजियोस्पर्म पादप होते हैं, क्या देखने को मिलेगा, जो एंजियोस्पर्म पादप होते हैं उसके अंदर कहां पर मिलता है कि जो ट्रेकिड पाई जाती है, ट्रेकिड्स होती है, ट्रेकिड्स में मिलता है। अब मैं आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि एंजियोस्पर्म पादप है वो कौन से होते हैं और ट्रेकिड्स है वो कहां पर पाया जाता है। तो इसका रिप्लाई दीजिएगा। मैं माइक ऑन कर देता हूं ताकि बोल के दे सकते हो। ट्रेकिड्स क्या होता है, एंजियोस्पर्म कौन सा प्लांट होता है। नहीं पता सर। आपने जाइलम फ्लोएम नाम सुना होगा। हाँ, जाइलम फ्लोएम उत्तर। जाइलम फ्लोएम किन भागों से मिलकर बने हैं, कुछ याद है। जाइलम और फ्लोएम है वो अलग अलग छोटे छोटे भागों से मिलकर बने होते हैं। कुछ याद है कि किन किन से मिलकर बने होते हैं। नहीं याद सर। चलिए, और जो एक चीज और पूछ लेता हूँ उसके साथ साथ ये बात यहीं पे हो जाएगी कि ये पता होगा कि पादप के अंदर सबसे पहले ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा नामक पादप होता है। कुछ नाम सुना होगा इसका। हाँ, 11th में था। अच्छा, अब याद नहीं है। चलिए इसको एक जगह कहीं पे लिख लीजिएगा, साइड में कहीं पर भी। अब एक बात यहाँ पे, इसको एंजियोस्पर्म पादप के अंदर और ट्रेकिड्स में मिलता है। और यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पर क्या होता है आपका कि जो सेकेंडरी डिपोजिशन होता है, सेकेंडरी यानी द्वितीयक स्तूलन होता है, वो इस तथ्य के अंदर क्या होता है, पाया जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। सेकेंडरी डिपोजिशन है, द्वितीयक स्तूलन होता है, वो क्या होता है उसके बारे में भी अब बात करेंगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने एंजियोस्पर्म के ऊपर कि एंजियोस्पर्म एक्चुअल में होता क्या है। तो एक बार ऐसे फील करना कि आप है वो कोई भी, जैसे ये आपका तालाब क्षेत्र है, गांव में नॉर्मली आपने देखा होगा कि तालाब है। इस तालाब के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है कि पानी के ऊपर होते हैं वो कुछ पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं, फिर कुछ पौधे होते हैं वो इस किनारे पर रहते हैं, और कुछ पौधे होते हैं वो इस 3 नंबर स्थान के ऊपर पाए जाते हैं, पानी से कुछ दूरी पे। कुछ पौधे होते हैं वो पानी से बहुत ज़्यादा दूरी के ऊपर है, वो आपका मिलते हैं। जैसे बात कर लेते हैं हम यहाँ पे डेजर्ट के अंदर, यानी कि जो रेगिस्तान इलाका होता है जहाँ पे पानी कम होता है, वहाँ पर आपका क्या होता है, वो पानी से बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं। अब सबसे पहले देखिए
कि जो पानी के ऊपर आपका पाया जाएगा वो क्या कहलाता है, आपका एल्गी कहलाता है। क्या कहलाता है, एल्गी कहलाता है, यानी जिसे आप शैवाल बोलते हैं। यानी आपने घर के अंदर पानी के पास में ग्रीन कलर की लेयर देखी होगी पानी के ऊपर, जिसे हम नॉर्मल भाषा में हमारे यहाँ तो कमोदरी बोला जाता है, आपका पता नहीं है कि आपके यहाँ पे क्या बोला जाएगा। ग्रीन कलर की एक लेयर बिछी रहती है, ऐसे लग रहा है जैसे ऊपर की तरफ ये वो हरा हरा रंग का कुछ आवरण सा जम जाता है, उसे आप क्या बोलते हैं, एल्गी कहते हैं। जो कहाँ पर पाया जाता है, इस पानी के ऊपर पाया जाता है। अब जैसे ही पानी से कुछ दूरी के ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ब्रायोफाइटा देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होगा, आपका ब्रायोफाइटा पादप होते हैं जो पाए जाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो एल्गी होती है इसको हम रूट, स्टेम और लीफ इन तीनों में विभेदित नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, दूर से हमें या पास से हमें ये नहीं पता चलता कि जड़ कौन सी है, तना कौन सा है और पत्ती कौन सी है। ठीक है, अब देखिए इनको, इसी को भी हम क्या कह सकते हैं कि स्टेम के अंदर और लीफ में विभेदित नहीं कर सकते। यहां पे क्या होगा, स्टेम के अंदर और लीफ के अंदर विभेदित नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसमें जड़ के स्थान पर क्या पाया जाता है, राइजोम पाया जाता है। यहां पे क्या पाया जाएगा, राइजोम जो होता है वो आपका कहां पर मिलता है, इस जड़ के स्थान के ऊपर है, वो पाया जाता है। तो तना और पत्ती के अंदर है वो हम इसको विभेदित नहीं कर सकते हैं, लेकिन रूट को हम क्या कह सकते हैं, राइजोम होता है, वो ब्रायोफाइटा के अंदर पाया जाता है। अब आता है हमारा थर्ड नंबर का प्लांट। थर्ड के प्लांट को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपना टेरिडोफाइटा बोला जाता है। ठीक है, ये प्लांट कौन सा होता है, टेरिडोफाइटा होता है। अब टेरिडोफाइटा पादप को हम देख लीजिए कि रूट के अंदर भी और स्टेम के अंदर भी और जो यहाँ पे लीफ पाई जाती है उस सभी में क्या कर सकते हैं, विभेदित कर सकते हैं। ठीक है, रूट, स्टेम, लीफ में विभेदित कर सकते हैं। यानी जब हमारे पास जड़ होगी तो वो पानी का ऑब्जर्वेशन अपने आप कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर का पानी बहुत दूरी पे है, तो जड़ नीचे तक होती है तो पानी का ऑब्जर्वेशन अपने आप कर लेगा। तो जहाँ पे जड़ पाई जाती है वो कैसी होगी, टेरिडोफाइटा पादप होता है। लेकिन टेरिडोफाइटा पादप में हमें और क्या देखने को मिलेगा, तो वो देखिए कि जो ये टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा में क्या होता है कि प्राइमरी ग्रोथ मिलती है, प्राइमरी ग्रोथ मिलती है। प्राइमरी ग्रोथ का मतलब एग्जाम्पल मैं देना चाहूं तो हमारी बॉडी का खुद का ले लीजिए। जब तक हमारी बॉडी की, हमारे शरीर के अंदर लंबाई बढ़ती है तब तक हम ताजे मोटे नहीं होते हैं। घर वाले यही बोलते हैं कि कितना भी खा ले तेरे कुछ असर नहीं पड़ता, यही बोलते हैं। तो जब तक हमारी लंबाई बढ़ती रहेगी तब तक हम अपना शरीर है यानी मोटाई के अंदर ग्रोथ है वो नहीं करते हैं। लेकिन जब तक हमारी लंबाई बढ़ जाती है, जैसे हमारी फिक्स हो जाती है कि हमारी लंबाई इतनी ही रहेगी, उस समय हम क्या कर देते हैं, अपनी मोटाई के अंदर ग्रोथ स्टार्ट कर देते हैं। तो जो मोटाई के अंदर ग्रोथ होती है उसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। याद रखना इस चीज को। तो टेरिडोफाइटा पादप में प्राइमरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। एग्जाम्पल हमारे बॉडी का ले लीजिएगा कि प्राइमरी ग्रोथ में बस टेरिडोफाइटा पादप की लंबाई बढ़ेगी, मोटाई के अंदर कभी भी ग्रोथ है वो नहीं होगी। ठीक है, अब उस टेरिडोफाइटा पादप के बाद में आपका आता है यहाँ पे एंजियोस्पर्म। कौन आता है, एंजियोस्पर्म पादप आते हैं। तो यहाँ पर एंजियोस्पर्म पादप के अंदर क्या देखने को मिलेगा कि आपकी सेकेंडरी ग्रोथ है वो भी पाई जाएगी, यानी द्वितीयक वर्धी। आपने कभी देखा होगा कुछ पादप के तने होते हैं वो इतने मोटे होते हैं और कुछ पादप के तने इतने मोटे होते हैं, तो वो अलग डिफरेंस होता है किस पे, सेकेंडरी ग्रोथ पे।
और एंजियोस्पर्म पादप के अंदर क्या देखने को मिलता है कि पुष्प पाए जाते हैं, और बाकी पादपों के अंदर आपको कोई भी पुष्प होगा वो नहीं देखने को मिलता है। बस पुष्प कहाँ पे देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म में देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आपसे कभी पूछ भी लिया जाता है कि पुष्प का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, तो पुष्प का ओरिजिन आपका टेरिडोफाइटा पादप से हुआ था। एक दो प्लांट है टेरिडोफाइटा में जहां पे पुष्प पाए जाते हैं, बाकी सभी पादपों के अंदर नहीं पाए जाते, इसलिए पुष्प का उद्भव आपका टेरिडोफाइटा के अंदर होता है, एंजियोस्पर्म पादप के अंदर नहीं हुआ। एंजियोस्पर्म पादप के अंदर तो ये पाए जाते हैं। और उसके बाद में देखिएगा कि यहां पर आपका जो वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल के अंदर जो आपका जाइलम होता है और जो फ्लोएम भाग होता है यहाँ पर, वो क्या होते हैं, डेवलप प्रकार के होते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप मिलते हैं। तो एंजियोस्पर्म में वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम बहुत ज्यादा विकसित होंगे, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, टेरिडोफाइटा में वेस्कुलर बंडल को हम क्या कहते हैं, स्टील सिस्टम कहा जाता है। तो स्टील सिस्टम होता है, यानी कि रंभ तंत्र होता है, वो आपका टेरिडोफाइटा में पाया जाता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम कम विकसित होते हैं। लेकिन एंजियोस्पर्म पादपों के अंदर जाइलम और फ्लोएम होते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, विकसित होते हैं। यहां तक समझ में आया? ये जो भी मैंने एंजियोस्पर्म, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा जिन पादपों के ऊपर हमने बातें की है वो समझ में आ गई। अब पता चल गया कि सबसे पहले एल्गी आती है, फिर ब्रायोफाइटा आता है, फिर टेरिडोफाइटा आता है, और फिर आपका कौन आएगा, जो जिम्नोस्पर्म आता है। यहाँ पे मैंने जिम्नोस्पर्म के बीच में बातें वो नहीं की है, ठीक है। यहां तक हो गया कि आपको क्या देखने को मिलता है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, और उसके बाद में यहां पर सीधे हमने ले लिया एंजियोस्पर्म के ऊपर, ठीक। अब चलते हैं हम यहां पर आपका कि जो जाइलम होता है उसके ऊपर। तो जाइलम देखिए आपका किससे बना होगा, सबसे पहले मैं लिख देता हूं यहां पर ट्रेकिड्स या ट्रेक्री एलिमेंट। तो जाइलम के अंदर क्या पाया जाता है, ट्रेक्री एलिमेंट पाया जाता है पहला। उसके बाद में दूसरा स्थान होता है आपका यहां पर जाइलम फाइबर, और जो थर्ड होता है वो आपका यहां पे क्या पाया जाएगा, जाइलम पेरेन्काइमा पाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ट्रेक्री एलिमेंट होता है वो आपका दो से मिलकर बना होता है। सबसे पहला होता है आपका यहां पर पाया जाने वाला जो ट्रेकिड्स होता है, और दूसरा भाग होता है वो कैसा होता है, वेसल्स होता है। तो ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा, इनसे मिलकर कौन बना होता है, जाइलम बना हुआ होता है। और हमने अभी क्या पढ़ा था कि जो सेल वॉल होती है उसके अंदर जाइलम कहां, वो कौन सा हमारे पास था, यहां पर जो हमारे पास जाइलोन होता है वो कहां पर पाया जाता है, ट्रेकिड के अंदर पाया जाता है। ये आप देखिए जहां पे आपने लिखा था कि ट्रेकिड के अंदर कौन पाया जाता है, आपका यहां पर जाइलेन है वो पाया जाता है, नहीं जाइलोन होगा वो पाया जाता है। तो ट्रेकिड्स किसका भाग है, जाइलम का भाग है। कौन सा, ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमाओं से बना हुआ कौन पाया जाता है, यहाँ पे जाइलम पाया जाता है। जाइलम पता लगा किन किन भागों से मिलकर बना होता है, तो सीधे बोल सकते हो कोई ट्रेक्री एलिमेंट बोल सकते हो। तो ट्रेक्री एलिमेंट जब भी बोलते हो तो आपका यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जाइलम, ट्रेकिड्स और वेसल्स होते हैं वो दोनों इनके अंदर पाए जाते हैं, और जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा होगा। तो नॉर्मली आपका जाइलम होता है वो चार से मिलकर बना होता है, जाइलम वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, ट्रेकिड्स और फाइबर। या बोल दीजिए ट्रेकिड्स का, वेसल्स का, जाइलम फाइबर और जाइलम पेरेन्काइमा, चार भागों से मिलकर कौन बना होता है आपका, यहां पर जाइलम होता है वो पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए आपका जो यहाँ पे फ्लोएम देखने को मिलेगा वो किन किन से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे जो फ्लोएम पाया जाता है वो आपका आता है यहाँ पे सिव एलिमेंट। सिव एलिमेंट के द्वारा बना होता है।
फिर उसके बाद में आपका आता है कंपेनियन सेल, जिसको आप क्या बोलते हो, हिंदी में बात करेंगे तो सहचर कोशिका है वो बोलते हो। और थर्ड भाग होता है आपका यहाँ पे जो आप लेते हो फ्लोएम पेरेन्काइमा, यहाँ पे कौन सा होगा, फ्लोएम पेरेन्काइमा। और जो फोर्थ भाग होता है वो यहाँ पे कैसा होता है, फ्लोएम फाइबर होता है। तो ये भाग आपने देखे होंगे, दोनों के अंदर समान पाए जाते हैं, बस नाम में ही फर्क है। फ्लोएम के अंदर तो फ्लोएम पेरेन्काइमा, अगर जाइलम में है तो जाइलम पेरेन्काइमा। यदि फ्लोएम में फाइबर प्रेजेंट है तो फ्लोएम फाइबर, और जाइलम में है तो जाइलम फाइबर। अब देखिए जो सिव एलिमेंट है आपके, उनमें क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहला होता है आपका सिव सेल, दूसरा भाग होता है यहाँ पे सिव ट्यूब, यानी सिव सेल, सिव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पेरेन्काइमा, इनसे मिलकर आपका कौन बना होता है, फ्लोएम बना हुआ होता है। जाइलम और फ्लोएम समझ में आया, किन किन से मिलकर बना होता है, कैसे बना होता है, इनके बारे में हमने अपनी बातें हैं वो कर ली। तो आपको जो यहाँ पे आया था कि एंजियोस्पर्म पादप कौन सा होता है वो हमने देख लिया है। जाइलम फ्लोएम है, ट्रेकिड्स पाया जाता है, कौन से भागों के अंदर होगा, तो उनके बारे में भी हमने देख लिया। इन चीज़ों को लिख लीजिएगा, क्योंकि जो फ्लोएम वाला भाग है इस चीज़ के बारे में लिख लीजिएगा, ताकि आगे भी आपको इनके बारे में जब भी आए तब पता रहे कि कौन सा भाग कब होता है, कैसे प्रेजेंट होता है, इनके बारे में। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब चलते हैं वापस उसी स्लाइड के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या देखा था कि ट्रसरी सेल वॉल के बारे में बात कर ली, यानी तृतीयक सेल वॉल के बारे में वो हमने अपनी बातें हैं वो कर ली। अब हमें यहाँ से 4th नंबर सेल के ऊपर बात करनी है, जिसे हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, अपना मिडल लेमिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मिडल लेमिला है वो कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि ये मिडल लेमिला क्या, यानी मध्य पट्टिका दो कोशिकाओं की सेल वॉल के मध्य पाई जाती। तो ये क्या होगा कि दो सेल वॉल के मध्य पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, सेल वॉल के मध्य पाई जाती है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा, ये कहां पर पाई जा रही है, दो सेल वॉल के मध्य है, वो आपको यहां पर देखने को मिलती है। और वो दो परत कौन कौन सी हो सकती है, तो सबसे बाहरी, यानी कि जो यहाँ पर इसके जो प्राइमरी वॉल होती है, जो एक प्राइमरी वॉल होती है, सबसे बाहर की तरफ पहली बार जो बाहर की तरफ भित्ति पाई जाती है वो पाई जाती है, जो किसके द्वारा बनी होती है, यहाँ पर कैल्शियम, जो आपकी कैल्शियम पैक्टेट के द्वारा बनी हुई होती है। यानी क्या बोला गया कि मिडल लेयर दो सेल वॉल, तो एक सेल वॉल ये रही, दूसरी सेल वॉल ये रही, इसके बीच में आपका क्या होगा, मध्य पटलिका होगी। जो बाहर की तरफ होती है वो किसके द्वारा बनी होती है, यहाँ पर कैल्शियम पैक्टेट के द्वारा है वो बनी हुई रहती है। लेकिन जो अंदर की तरफ होती है, यहाँ पर जो अंदर की तरफ यहाँ पर पाई जाती है, उनके ऊपर बात करें तो इनर लेयर होती है, इनर वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है, आपकी अक्रिस्टलीय संरचनाओं की बनी हुई होती है। ये क्रिस्टलीय क्या होती है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो होती है वो आपकी यहाँ पर पाई जाती है। और ये अक्रिस्टलीय संरचना यानी दोनों जो भित्ति होती है वो आपकी यहाँ पर इसके द्वारा पैक्टिनेज एंजाइम के द्वारा, किसके द्वारा, पैक्टिनेज एंजाइम के द्वारा है, वो क्या होती है, घुलनशील होती है। ठीक है, तो ये कैसे देखने को मिलेगा कि जब इन मिडल लेयर को हम पैक्टिनेज एंजाइम दे देंगे तो ये सेल वॉल होती है वो क्या हो जाती है, आपकी यहाँ से घुल जाती है, यानी घुलनशील होती है, वो पाई जाती है। तो ये था हमारा सेल वॉल किन भागों से मिलकर बना होता है, कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, वो हमने यहाँ पर देखा। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आया या नहीं आया? जो भी आपका डाउट है वो पूछ सकते हो,
चलिए अब हम मिलेंगे आपसे कल उसी टाइम के ऊपर जहां पर हम बात करेंगे सेल वॉल के ओरिजिन के ऊपर कि कोशिका भित्ति की उत्पत्ति जो है वो कैसे होती है, किस प्रकार से बनी होती है, किस तरह की होती है, कैसे इनमें डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, उन सभी के ऊपर है वो बात हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ पर इस क्लास को हम यहाँ पर ही विराम देते हैं और मिलेंगे आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर।